मोदी सरकार सबका साथ सबका विश्वास और तृप्तिकरण जैसे शब्दों का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में करती रही है। मोदी और अजीत डोभाल का इस्तीफा मांगना अगर ओलंपिक में कोई खेल होता तो भारत के कई चीते इसमें स्वर्ण पदक जीतकर लौट रहे होते। यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। ठीक इसी समय पर समानांतर ब्रह्मांड में ट्विटर पर कुछ लोग एनएस डोभाल के इस्तीफे की फेक न्यूज भी चला रहे थे। कुछ लोग उनका इस्तीफा मांग रहे थे। इसी दिन के लिए बापू ने भी लाठी खाई थी ताकि आजाद भारत में हर ट्विटर यूजर अपने अपने में क्रेडिट लेकर खुश होता रहे। पता चला कि पीएफआई को खाड़ी देशों और बड़े मुस्लिम कारोबारियों से चंदा मिल रहा था। सरकार ने कहा कि ये संगठन गुप्त एजेंडा चलाकर वर्ग विशेष को कट्टर बना रहा था और आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ था। इस सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही बनारस में नंदी की प्रतीक्षा भी समाप्त हो रही है। 8 साल में कुछ प्रचंड हिंदुओं के विरोध के बाद भी ये सब काम शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा। सवाल ये आता है कि आखिर हिंदुओं के लिए इस सरकार ने किया ही क्या। नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं द इंडियन अफेयर्स। पिछले कुछ सप्ताह में आपने देखा कि देश भर में कुछ घटनाक्रम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुए और किसी को आउटरीच या सड़क पे दंगा तक करने का मौका नहीं मिला, या शायद दंगे हो भी रहे होते अगर ऑपरेशन ऑक्टोपस को शुरू से ही तरीके से सुनियोजित तरीके से अंजाम ना दिया गया होता। दूरदर्शन पर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का एक धारावाहिक आया था, चाणक्य। उसके एक दृश्य में चंद्रगुप्त मौर्य के पैर में जब कांटा चुभता है तो चाणक्य उसे सलाह देते हैं कि ये जब तक रास्ते में रहेगा चुभता ही रहेगा। इसका उपाय ये है कि उसका समूल नाश कर दिया जाए और सही समय पर कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने बुधवार के दिन आखिरकार अपने आदेश में पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का प्रतिबंध आरोपित कर दिया। सरकार ने कहा कि ये संगठन गुप्त एजेंडा चलाकर वर्ग विशेष को कट्टर बना रहा था और आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ था। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि पीएफआई का संबंध बांग्लादेश और भारत के 2 ऐसे कट्टरपंथी संगठनों से रहा है जिन पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। पिछले दिनों देश भर में पीएफआई के दफ्तरों, नेताओं और सदस्यों के घरों पर बड़े पैमाने पर छापामारी की गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और राज्यों की पुलिस ने एक साथ मिलकर की छापामारी की। मंगलवार को देश के 7 राज्यों में छापेमारी के बाद पीएफआई से जुड़े होने के आरोप में 150 सदस्य लोग उनको गिरफ्तार कर दिया गया। 27 सितंबर को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश में छापे मारे गए। पीएफआई और आतंकवादी संगठन सिमी के संबंध को हम एक वीडियो में समझा चुके हैं, जो कि हमारे ही यूट्यूब चैनल द इंडियन अफेयर्स पर आप उस क्रोनोलॉजी को समझ सकते हैं। पीएफआई पर कार्रवाई की शुरुआत बीते बृहस्पतिवार यानी 22 सितंबर से नहीं बल्कि बहुत पहले से सरकार इस तैयारी को कर रही थी। इस प्लानिंग को अंजाम पिछले बृहस्पतिवार को जरूर दिया गया जब देश भर में पीएफआई के 45 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के साथ मिलकर सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हालांकि ठीक इसी समय पर समानांतर ब्रह्मांड में ट्विटर पर कुछ लोग एनएस डोभाल के इस्तीफे की फेक न्यूज भी चला रहे थे। कुछ लोग उनका इस्तीफा मांग रहे थे। मोदी और अजीत डोभाल का इस्तीफा मांगना अगर ओलंपिक में कोई खेल होता तो भारत के कई चीते इसमें स्वर्ण पदक जीतकर लौट रहे होते। यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। कुछ लोग अभी भी इस बात पर क्रेडिट ले सकते हैं कि उनके विरोध और ट्विटर पर ट्वीट करने के बाद, उनके आउटरीच के बाद सरकार को पीएफआई पर प्रतिबंध लगाना ही पड़ा, फैसला लेना ही पड़ा। इसी दिन के लिए बापू ने भी लाठी खाई थी ताकि आजाद भारत में हर ट्विटर यूजर अपने अपने में क्रेडिट लेकर खुश होता रहे। कई इस्लामी संगठनों से बात करना, इनके अकाउंट को अपने कंट्रोल में लेना, आखिरकार ईडी और एनआईए की छापेमारी के बाद इस संगठन को जड़ से मिटाने की प्रक्रिया को अंजाम दे दिया गया। सरकार पिछले 3-4 महीनों से पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रही थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने इस संबंध में केरल पुलिस अधिकारियों से उस समय मुलाकात की जब पीएम मोदी स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के उद्घाटन के लिए कोच्चि गए थे। उसके बाद अजीत डोभाल मुंबई गए, जहां वे सुरक्षा अधिकारियों से मिलने के लिए एक राजभवन में रुके हुए थे। पीएफआई के सदस्य देश छोड़कर भागे नहीं, इसके लिए पूरे राज्यों में ऑपरेशन चलाए गए। जब पीएफआई पर कार्रवाई हुई तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। बैठक में अजीत डोभाल थे, कई बड़े नेता मौजूद थे। इस बीच पीएफआई और उसकी राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने बयान जारी करके केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा भी की। लेकिन आपने देखा होगा कि अब इन निंदाओं से शायद ही सरकार को कोई खास फर्क पड़ रहा हो। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से फिर भी किया जा रहा है। आखिरकार पीएफआई और इससे जुड़े संगठन अब अगले 5 साल के लिए बैन कर दिए गए। हालांकि अभी कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ 5 साल के लिए क्यों, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद भारत में सिमी एसआईएमआई को बैन कर दिया गया था। इस पर थोड़े थोड़े अंतराल के लिए ऐसे बैन आरोपित किए गए कि यह संस्था आज तक बैन और प्रतिबंधित है। इसी तरह से यह पीएफआई शाहीन बाग से लेकर के हाथरस के घटनाक्रम में भी आपने देखा होगा, अराजकता भड़काने, केरल और देश भर में कई हत्याओं के सिलसिले में शामिल होने और तमाम किस्म के उग्रवाद के लिए जिम्मेदार बनी रही। आखिरकार इस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया।
पीएफआई पर छापेमारी के चलते सोमवार देर रात से शाहीन बाग और जामिया समेत दिल्ली के कई इलाकों में छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। स्थानीय पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल दिल्ली के शाहीन बाग में मौजूद रहे क्योंकि पीएफआई पर एनआईए की छापेमारी चल रही थी। खास बात यह है कि पीएफआई पर छापेमारी का दूसरा राउंड था। पहले राउंड में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि इनका नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका है। इनके मध्य प्रदेश सहित ज़्यादातर राज्यों में से सिमी से जुड़े होने की भी सबूत मिले। इसके बाद देश भर की इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों ने पीएफआई नेटवर्क खंगालने की शुरुआत की। 20 राज्यों में 100 से ज़्यादा शहरों में इनका सर्विलांस शुरू हुआ। पता चला कि पीएफआई को खाड़ी देशों और बड़े मुस्लिम कारोबारियों से चंदा मिल रहा था। जामिया विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों को धारा 144 आने वाली 17 नवंबर तक लागू रहने के बारे में एक सर्कुलर जारी कर दिया गया। जामिया विश्वविद्यालय के छात्रों को निर्देश दिया गया है कि वे समूह में इकट्ठे नहीं होंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। यदि कोई कानून को तोड़ता हुआ पाया गया तो विश्वविद्यालय द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। असल मुद्दा पीएफआई पर प्रतिबंध भी नहीं है, ये तो चलता रहता है। आतंकवादी संगठन है, कट्टरपंथी संगठन है, बैन लगना ही था। असल मुद्दा है कि आखिरकार देश में पिछले 7-8 साल में क्या हुआ है। क्या आपने देखा कि सरकार विरोध में कई लोग पीएफआई जैसे आतंकी संगठन तक के वकील बनने को राजी हुए थे। अचानक से जब इतनी बड़ी कार्रवाई हुई तो ये सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। इस सब के बीच एक खबर भी आई थी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस्लामी धर्म गुरुओं से मुलाकात की। उनका एक बयान जो सोशल मीडिया से लेकर टीवी समाचार चैनलों पर चर्चा में बना रहता है, उसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है। कई प्रचंड हिंदू भी ट्विटर पर इस पर आउटरीच करते अक्सर 1 या 2 दिन पे ऑड इवन डेज पे देखे जाते हैं। अब आप लोग इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखिए जिनका जिक्र मैं आगे करने जा रहा हूँ। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विश्वास और तृप्तिकरण जैसे शब्दों का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में करती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में विभिन्न इस्लामी देशों से भारत के रिश्ते मजबूत हुए। इस बीच मोदी जी चुपके से अपने मित्र अब्बास को भी याद कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ यूसुफ अली के लुलु मॉल का उद्घाटन कराते हैं। एनएसए अजीत डोभाल मुस्लिम और हिंदू धर्मगुरुओं से मीटिंग कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 ही हटा दिया गया, जमात प्रतिबंधित कर दी गई, हज सब्सिडी भी खत्म हो गई है और माइनॉरिटी कथित अल्पसंख्यक बजट को स्कॉलरशिप और अन्य स्कीमों में डाइवर्ट कर दिया गया। इसके आगे पिछले कुछ वर्षों में ये हुआ कि ट्रिपल तलाक को भी बैन कर दिया गया। समान नागरिक संहिता यूसीसी उसके आने की बात हो रही है। राज्यों में एंटी कन्वर्जन यानी धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो रहे हैं। हिजाब और बुर्के जैसे मामले अदालत में हैं। ये सब पिछले 7-8 साल का ही खाका है। सदियों से इस्लामी समुदाय को मुख्य धारा की शिक्षा से दूर रखने वाले मदरसों के सर्वे शुरू हो गए हैं और इनकी जियो टैगिंग भी की जा रही है। वक्फ की प्रॉपर्टी की भी जांच हो रही है। एनआईए, ईडी और एटीएस ने आंतरिक आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संस्थानों पर कार्रवाई हो रही है। सवाल ये आता है कि आखिर हिंदुओं के लिए इस सरकार ने किया ही क्या? अयोध्या में सदियों से भगवान राम का वनवास जो चल रहा था तो खत्म हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने कोर्ट के फैसले के ऊपर है, लेकिन मैं ये अवश्य कह रहा हूँ कि संविधान से चलने वाले एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में राजनीतिक इच्छा शक्ति ऐसे मामलों में बड़ा रोल निभाती है। अयोध्या में अब श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम उस दौर में जी रहे हैं जब आजीवन वामपंथी रहे कुछ कट्टर हिंदुत्व विरोधी लेखक भी, उनके भीतर का छुपा हुआ संगी भी बाहर निकल पड़ा। उन्होंने अपने बुढ़ापे में राम मंदिर के लिए धनराशि भेंट की। इस चक्कर में वामपंथियों के कैंसल कल्चर वाले गिरोह ने उनको कैंसिल करने की बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके भीतर का राम भक्त फूट पड़ा और उसने कहा कि राम काज है और वो पीछे नहीं हट सकते। इस सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही बनारस में नंदी की प्रतीक्षा भी समाप्त हो रही है। ज्ञानवापी और ईदगाह पर भी जोर लगा दिया गया। लोग शान से कह रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे। इसके अलावा 4 धाम कॉरिडोर हो गया, काशी कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, मथुरा कॉरिडोर पर काम हो रहा है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि विपक्षी सेकुलर दल भी अब इफ्तार पार्टी तक का नाम नहीं ले रहे। तो हे पार्थ, मेसोपोटामिया से मिले कुछ साक्ष्यों और भित्ति चित्रों में मिले साहित्य में कहा गया था कि कली काल में सबसे आसान होगा रोजाना सुबह 10 बजे उठकर मंजन अपने पीले दांतों में ठूंसना, अपने दैनिक आउटरीच के विषय को तलाशना, अंबानी के मुफ्त इंटरनेट से ट्विटर खोलकर मास्टर स्ट्रोक पर तंज करना। मोदी और शाह या मोहन भागवत जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, इस बीच में हम क्या कर रहे हैं ये हमें ही तय करना है, यानी प्रचंड हिंदू। 8 साल में कुछ प्रचंड हिंदुओं के विरोध के बाद भी ये सब काम शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा। 20 करोड़ मुस्लिमों का क्या किया जाए ये हम समय पर छोड़ देते हैं।
पीएफआई पर हुई कार्रवाई के बाद कुछ मुस्लिम नेता, आप उन्हें मॉडरेट कह लीजिए या फिर सिर्फ समय की नज़ाकत को समझने वाले लोग कह लीजिए, बुद्धिजीवी मुस्लिम नेता, वो भी पीएफआई को कोसते नजर आ रहे हैं। एक आध फिर भी हैं जो कह रहे हैं कि पीएफआई के साथ आरएसएस को भी बैन कर दिया जाना चाहिए, लेकिन आरएसएस कहीं पर आतंकवाद फैलाते नहीं दिखी है, लोगों को भड़काते नहीं दिखी है, सड़कों पर दंगा करते नहीं दिखी। वो केदारनाथ में दिखती है जहाँ पे बाढ़ पीड़ित होते हैं, वहाँ दिखती है। कोविड में राशन बांटते हुए दिखती है। पीएफआई की तरह नहीं दिखती है, बंद कमरों में बंद गिरोह में शातिर या इन घटनाओं का खाका बुनते हुए नहीं दिखती है। ये इस देश काल और वातावरण में ही संभव हुआ है। मेरी राय तो यही है कि मुस्लिम समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ना, उनकी शिक्षा के तरीकों में बदलाव, उनका एम्पावरमेंट, शायद यही कुछ विकल्प या प्रयोग हैं जो समाज को एक आदर्श परिस्थिति की ओर ले जा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि जो प्रगतिशील सेकुलर मोदी सरकार को फांसीवादी कहा करते थे, अलोकतांत्रिक कहा करते थे, वो भी अब नाराज हैं कि आखिरकार ये सभी लोगों का विश्वास क्यों जीत रहे हैं। आखिर मुस्लिमों के साथ इस सरकार के द्वारा भेदभाव क्यों नहीं किया जा रहा है। एक आध दंगा फसाद तो इस सरकार के बीच होना ही चाहिए। यही होता है जब इंसान की घृणा एक विचार या विचारधारा से न होकर के एक व्यक्ति विशेष से हो जाती है। फिलहाल पीएफआई पर प्रतिबंध का मजा लीजिए। देखते रहिए द इंडियन अफेयर्स फॉर इंडिया मैटर्स।